आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पे ना आजकल ऐसे बहुत सारे शॉट्स देखे होंगे जहाँ पे एक नॉर्मल सा शॉट है एंड जैसे ही कैमरा एंगल स्विच होता है और लाइटिंग स्विच होती है वो बिल्कुल सेम शॉट बहुत ही ऐसे नेटफ्लिक्स लेवल सिनेमैटिक बन जाता है। अब आई नो आपने भी अपने फोन या कैमरा से ट्राई किया होगा, फोन उठाया, शूट किया, फिर एडिट किया, लेकिन फाइनल देख के रहता है यार कुछ तो मिसिंग है। फिर आप यूट्यूब खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो एंड लोगों की वीडियोस देखते हैं एंड फिर उससे कंपेयर करते हो यार मेरी वीडियो ऐसी क्यों नहीं बन पा रही। अब मेरी वीडियोस को देख के भी आपको लगता होगा यार कितना हाई प्रोडक्शन है और मतलब पूरी टीम है, क्रू है, मतलब आपको ये फील आ सकता है यार मैं अकेला क्या ही करूंगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आजकल हमने इंटरनेट पे इतना हाई प्रोडक्शन वाला कंटेंट देख लिया ना कि उसको देख के लगता है यार ऐसे सिनेमैटिक शॉट ले पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही इंपॉसिबल सी बात है। बट दिक्कत यह है कि आपको अभी तक एक्चुअल सिनेमैटिक वर्ल्ड का मीनिंग ही नहीं पता। देखो किसी भी वीडियो में ना सिनेमैटिक फील महंगी लाइट से या फिर महंगे कैमरा से या फिर महंगी लोकेशन से नहीं आता, या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि अपने फोन से हटकर अगर मैं कैमरा पे अपग्रेड कर लूँ तो मेरी वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल वैसी है कि अगर कोई पेंटर महंगा ब्रश खरीद ले तो उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनने लगेगी अपने आप ही। उसको अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए वो स्किल सीखनी पड़ेगी पेंटिंग की। सेम आपको भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए वो सिनेमैटिक वीडियोज की जो स्किल है वो सीखनी पड़ेगी। सिनेमैटिक वीडियो शूट कराना कोई बहुत बड़ी ऐसे आर्ट नहीं है, ये लिटरली एक साइंस है, इसको सीखा जा सकता है। एंड ट्रस्ट में जब तुम इस स्किल को समझ जाओगे ना तो आपकी वीडियोस अपने आप मतलब बहुत ही सिनेमैटिक आपको लगने लग जाएगी। बट इंटरनेट पे ना बहुत सारे लोगों ने इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि मतलब सिनेमैटिक शूट करना है तो आपको पहले ये मिलना चाहिए, आपके बैकग्राउंड में ये होना चाहिए, ये कैमरा, ये लेंस, मतलब इतनी सारी चीजें है ही नहीं। मैं आपको सिंपल सी 5 चीजें बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपकी कोई भी वीडियो सिनेमैटिक बन जाएगी एंड ये सारी चीजें मैं खुद यूज करता हूँ। तो आप चाहे फोन से शूट करते हो या फिर कैमरा से, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत ही काम आएगी। सो लेट्स गो। देखो कोई भी चीज सिनेमैटिक कब लगती है जब वो बहुत ही सुंदर हो देखने में, या फिर उसको इस तरीके से दिखाया जाए जिसको हम नॉर्मल अपनी आंखों से कभी देखते ही नहीं, मतलब एक अलग एंगल, एक अलग पर्सपेक्टिव। अब देखो ब्यूटीफुल का सिंपली मतलब होता है एस्थेटिक्स, मतलब उस चीज का कलर, उसकी शेप, उसका डिजाइन एंड स्पेशली उसकी सराउंडिंग्स। अब सिनेमैटिक वीडियो के जो 5 पिलर्स हैं उनमें से सबसे पहला यही है सराउंडिंग या फिर सेटिंग। जो भी चीज अपनी वीडियो में हम दिखा रहे हैं वो कहाँ रखी है, वो कैसी दिख रही है एंड उसका कलर क्या है, इन सब चीजों से बहुत ही फर्क पड़ता है। जैसे इमेजिन हमें कीबोर्ड पर टाइप करते हो शॉट ले रहे हैं, तो अब ये शॉट सिनेमैटिक कैसे लगेगा जब हमारे टेबल पे डेस्क वाले बहुत सारे प्रॉप्स पड़े हो जो कीबोर्ड से रिलेटेड हो, जैसे माउस, पेन, कॉपी, डायरी, इवन हेडफोन्स। तब जाके हमारे कीबोर्ड का जो पूरा एस्थेटिक है ना वो एक सेल हो पाएगा। अब जस्ट इमेजिन कि कीबोर्ड के साइड में ना किचन के बर्तन पड़े हुए हैं या आपके पुराने कपड़े पड़े हैं, तो मतलब वो उतना एस्थेटिक देखने में नहीं लगेगा। वो चीज ना बेफालतू में आपके सीन को डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में और बहुत सारी चीजें आसपास होनी चाहिए ताकि वो जो सीन है वो बिलीवेबल लगे। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई मूवी है उसमें 90s का एरा दिखाया जा रहा है तो वहां पे ना उस टाइम की सारी चीजें रखी होंगी, जैसे उस टाइम का फर्नीचर होगा, उस टाइम की गाड़ी होगी, वैसा फैशन होगा, वैसा हेयर स्टाइल होगा। ऐसा इसलिए ताकि वो सीन और बिलीवेबल लगे। मतलब कहीं भी अगर कोई चीज आउट ऑफ द प्लेस लगती है ना, जैसे मान लो 90s मूवी में पीछे एक आईफोन रखोगे एंड उस एक छोटी सी चीज की वजह से ना ऐसा फील हो सकता है कि सारा सेटअप बिल्कुल फेक है। इसलिए जब आप किसी भी सीन को शूट कर रहे हो ना उसके आसपास की सराउंडिंग में बहुत ध्यान दो कि कहीं उसमें से कुछ आउट ऑफ द प्लेस तो नहीं लग रहा। अब इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली हमने रील बनाई थी जहाँ पे हमें कॉफी का सेटअप चाहिए था। अब पहली बात हमारे आसपास ऐसा कोई कैफे था नहीं जो हमें शूट करना अलाउड करता, तो मतलब हम ये किसी एक्चुअल कैफे में जाकर शूट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने इस घर के इस वाले कोने में ही ना अपने कॉफी का सेटअप बनाया जिसमें अपने टेबल के ऊपर हमने ये वुडन कैबिनेट रखा एंड उसके ऊपर कॉफी से रिलेटेड सारे प्रॉप्स रख दिए। एक कॉफी मशीन रख दी या कोको पाउडर रख दिया, फिर ग्लास रख दिए, कप रख दिए। मतलब ओवरऑल इस तरीके से हमने कुछ एक अपना सेट डिजाइन कर लिया था। अब घर पे सेट डिजाइन करने के 2 फायदे, एक हमारे पास अनलिमिटेड टाइम था शूट करने का एंड सेकंडली हमारे पास लाइट अपने कंट्रोल में थी। अब ये फाइनल आउटपुट इतना अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने अपने सेट डिजाइन करते टाइम हर चीज को बहुत ही सोच समझ के रखा था। जस्ट इमेजिन यहाँ पे इस सेटअप में पीछे में एक गैस स्टोर होता था, तो वो इस सेटअप के साथ जाते ही ना। अब आपको शुरू में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी स्टोरी के हिसाब से, अपने सीन के हिसाब से पूरी सराउंडिंग को सेट करो। जो कुछ भी आपसे अरेंज हो पाता है, जो भी आपके सीन में फिट बैठ रहा है, बस उस चीज को फ्रेम में रखो और बाकी चीजों को हटा दो। सिर्फ इससे ही आपको अपनी वीडियो के एस्थेटिक्स में बहुत ही डिफरेंस दिखेगा। अब सराउंडिंग सेट करने के बाद आपको सेकंड चीज जिसका ध्यान रखना है वो है लाइटिंग्स। यार क्यों नहीं हो पा रही भाई लाइट, यार क्यों नहीं बन पा रहा सेटअप, पेमेंट दिक्कत आ रही है। देखो एस्थेटिक्स आप अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गए तो चलेगा, लेकिन अगर आपकी लाइटिंग इधर उधर हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिनेमैटिक वीडियोस में 80% काम है लाइटिंग का ही होता है। अब जिस रील की मैं शुरुआत में बात कर रहा था जहाँ पे लोग स्टार्टिंग में एक शॉट रखते हैं एंड जस्ट अपना कैमरा घुमाते हैं एंड उनका शॉट सिनेमैटिक लगता है, वहाँ पे सारी गेम लाइटिंग की थी। अगर आप ध्यान से देखो, जब सब्जेक्ट पर सामने से लाइट पड़ रही थी तो वो बिल्कुल फ्लैट लग रहा था, क्योंकि ऐसी फ्लैट लाइटिंग में ना बैकग्राउंड से सब्जेक्ट सेपरेट नहीं हो पाता। और फिर जैसे ही कैमरा घूमता है और लाइट सब्जेक्ट के पीछे या फिर थोड़ी सी साइड में आती है तो उससे ना सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड के बीच में एक सेपरेशन आता है एंड वीडियो देखने में थोड़ा सिनेमैटिक लगता है। क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी शेडो होती है। अब मोस्ट लोग क्या करते हैं ना, वो लाइट को चेंज करते हैं, मतलब वो ट्राई करते हैं कि हम लाइट को कंट्रोल करें, जबकि लाइट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपके पास इनफाइनाइट लाइट है, मतलब सन की जो लाइट है वो ऑलमोस्ट हर तरफ से रिफ्लेक्ट होकर आपके सब्जेक्ट पे आती है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप कोई इंडोर लाइट यूज कर रहे हो उसका भी ना थ्रो बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब्जेक्ट के किस पार्ट में पड़ना चाहिए वो आप उतना प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आप शेडोज को इंडोर भी और आउटडोर भी कंट्रोल कर सकते हो। अब सब्जेक्ट पे शेडो लेके आने के 2 तरीके हैं। अब मोस्टली लोग लाइट एंड कैमरा को एक ही साइड रखते हैं, मतलब जिस तरफ से आप शूट करो उस तरफ से आगे से ऐसे लाइट भी मार देते हैं। बट द करेक्ट वे इज कि आपकी लाइट एंड कैमरा के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मेरा अगर कैमरा बिल्कुल सामने रखा हो तो मेरी लाइट सामने
सामने नहीं है, मेरी लाइट इस तरफ है एंड इसलिए यहाँ से लाइट आती है अच्छी लग रही है। ऐसे ही आपको भी अपनी जो लाइट है ना वो कैमरा के साथ में नहीं रखनी, वो एक एंगल पे रखनी है। एंड सेकंड चीज, आप हमेशा लाइट के अगेंस्ट शूट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप ये गोल्डन आवर्स वाली वीडियो देखो, यहाँ पे एक सनसेट हो रहा है पीछे एंड बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है, पर अगर मैं इस लाइट को अपने फेस के सामने रखूंगा तो मेरा शॉट कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन यही अगर सन को मैं सब्जेक्ट के पीछे रखूँ तो लाइट बहुत ही सिनेमेटिक लगेगी एंड सब्जेक्ट के अराउंड ऐसे एज लाइट बनेगी जिससे बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन होगा एंड इससे वीडियो ज्यादा सिनेमेटिक होगी। तो लाइटिंग अगर आपको एक सिंपल सा रूल बताऊं तो वो ये है कि आपको हमेशा शेडोज को चेंज करना, ना कि लाइट को। अब आपको लाइट की डायरेक्शन तो समझ आ गई, लेकिन लाइट की क्वालिटी एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी की वजह से मैक्सिमम लोगों की वीडियोस में सिनेमेटिक नहीं लगती एंड जब कोई आप किसी की एड देखते हो तो वो वीडियो सिनेमेटिक लगती है, क्योंकि वो ना वहाँ पे घर की लाइट यूज नहीं करते, वो ऐसी एक सॉफ्ट लाइट यूज करते हैं जिसकी इंटेंसिटी अपने सीन के हिसाब से कम ज्यादा भी हो जाती है। अब घर की लाइटों में दिक्कत क्या है ना, ये वो बहुत हार्ड होती है क्योंकि लाइट का सोर्स बहुत छोटा, बल्ब आपका इतना सा है एंड उसी से एक लाइट निकल रही है। जब आप उस लाइट में शूट करोगे आपके शेडोज बहुत ही हार्ड बनेंगे एंड हार्ड शेडोज हर कभी सिनेमेटिक वीडियो में बुरी लगती है। प्लस ना आप उन लाइट की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो और ना ही इंटेंसिटी। इसलिए आप जब भी इंडोर शूट कर रहे हो आपको लाइट का एक बड़ा सोर्स रखना है। अब सॉफ्ट लाइट का फायदा ये है कि आपकी लाइट तो सॉफ्ट होगी लेकिन आपके शेडोज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली आपकी लाइट एंड शेडो के बीच जो डिफरेंस है ना वो एकदम ऐसे हार्ड नहीं दिखेगा एंड बहुत ही सॉफ्टली ऐसे ग्रेडियंट से दिखेगा एंड सिनेमेटिक वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप नेचुरल लाइट में शूट करो तो हर कभी गोल्डन आवर्स में शूट करो, क्योंकि उस टाइम पे एक तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, सेकंडली सन की डायरेक्शन ऐसी होती है ना आप उसको सब्जेक्ट के पीछे भी रख सकते हो ना आगे भी रख सकते हो। जबकि अगर आप दोपहर में शूट करो आपका सन ऊपर ही रहेगा एंड ऊपर से आपकी हार्ड लाइट बनती है आईज के नीचे, नोज के नीचे या फिर ऐसे चिन के नीचे, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगती है। बाकी अगर आपको दोपहर में हार्ड लाइट में शूट करना ही पड़ रहा है तो आप यहाँ पे एक डिफ्यूजर यूज कर सकते हो जो कि 200-300 रुपए का आता है। ये आपकी हार्ड लाइट को थोड़ा सॉफ्ट बना देगा। अगर आपके पास ये भी नहीं तो आप नॉर्मल एक व्हाइट कपड़ा भी यूज कर सकते हो। तो देखो लाइटनिंग को ना बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपकी जो लाइट है वो हार्ड लाइट ना हो, अगर सोर्स बड़ा नहीं है तो उसके आगे आप डिफ्यूजन लगा लो। सेकेंडली आपको हमेशा से ही शैडो साइड से ही शूट करना है। एंड लास्टली वीडियो को और सिनेमेटिक बनाने के लिए आप फ्रेम में कुछ प्रैक्टिकल लाइट्स को भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लैंप यूज किया है या फिर यहाँ पे मैंने फेरी लाइट्स यूज की है। बट अगर आपने ऑडियो पे ध्यान नहीं दिया तो आपको जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है वीडियो का वो खराब हो जाएगा, क्योंकि एक बार को आपकी कैमरा क्वालिटी में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज चल जाएंगे बट ऑडियो में आपका कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और ऑडियो में मैं सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, जब भी आप कोई डायलॉग भी रिकॉर्ड करते हो वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड से कोई एक्स्ट्रा नॉइज ना आ रही हो या फिर आवाज में बहुत ज्यादा एको ना हो। इसके लिए आपको एक तो माइक यूज करना, आपको जो फोन या कैमरा की साउंड है वो यूज नहीं करनी है। एक्सटर्नल माइक्स आते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज किया हुआ, तो इससे अलग ऑडियो है। अगर मैं कैमरा की ऑडियो यूज करूँ तो वो कुछ ऐसे सुनाई देगी। दूसरा, जहां पर भी आप अपना डायलॉग रिकॉर्ड कर रहे हो आसपास में बहुत सारा सामान होना चाहिए जिससे कि आपकी आवाज गूंजे ना। जैसे मेरे आसपास में यहाँ पे बहुत सोफा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे पर्दे हैं आगे, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे वुडन चेयर्स हैं। अगर आपके रूम में ज्यादा सामान नहीं है वहाँ पे आपकी आवाज गूंजती है तो आप अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर रख के अपना मुंह ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो रजाई या कंबल के अंदर उसके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपके विजुअल्स एंड डायलॉग्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक अच्छा म्यूजिक भी डालना है। जैसे कहीं पे आपको बिल्डअप देना तो वहाँ पे आप एक राइजर वाला म्यूजिक लगा सकते हो, या फिर आप कैजुअली बहुत ब्यूटीफुल जगह पे घूम रहे हो, आपको जस्ट नॉर्मली बात करनी किसी कैमरा पे, तो आप वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा एक पियानो या गिटार लगा सकते हो। एंड अपनी वीडियोस को और सिनेमेटिक बनाने के लिए आपको साउंड इफेक्ट्स का यूज भी करना चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं पे वॉक करो तो आपको वहाँ पे फुट स्टेप का साउंड इफेक्ट लगाना है, जैसे आप कप में ऐसे चाय डाल रहे हो तो आपको उसका भी साउंड लगाना है। अब ये सब साउंड इफेक्ट या तो आप खुद से रिकॉर्ड करो या फिर आप इनको ना प्री मेड डाउनलोड भी कर सकते हो। अब ये सब आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन हाई क्वालिटी साउंड्स के लिए बहुत सारी ऐसी म्यूजिक लाइब्रेरीज है जहाँ पे हर चीज आपको कैटेगराइज मिल जाएगी। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही एपिडेमिक साउंड का यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा म्यूजिक ट्रैक्स हैं एंड 2 लाख से भी ज्यादा एसएफएक्स हैं, तो मुझे अपनी हर टाइप की वीडियो के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, अगर मुझे किसी की वीडियो में कोई म्यूजिक ऐसे पसंद आता है किसी मूवी में या फिर किसी भी म्यूजिक वीडियो में, तो मैं उसका स्पॉटिफाई लिंक यहाँ पे सर्च में पेश कर दूंगा एंड 1 सेकंड से भी कम में मुझे ऐसे बहुत सारे सिमिलर म्यूजिक मिल जाएंगे जिनको मैं इजीली डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ। इनफैक्ट एपिडेमिक साउंड का ना प्लगइन भी आता है DaVinci Resolve के लिए एंड प्रीमियर प्रो के लिए भी, तो मेरी सारी म्यूजिक लाइब्रेरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाती है और यहीं से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। इसलिए अगर आप भी कुछ सिनेमैटिक शूट करते हो या फिर आप कंटेंट बनाते हो तो आपके पास एपिडेमिक साउंड तो होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो भाई अभी खरीदो, ये तो बहुत ही बेस्ट टाइम है इसको लेने का, क्योंकि अभी एपिडेमिक साउंड के ईयरली प्लान पे ना 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप चेकआउट में मेरा ये कोड यूज करोगे तो इसका लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पोजिशन, यानी फ्रेम में जो आपका सब्जेक्ट है उसको कहां पे रखा गया। अब मोस्टली लोग हर चीज को बिल्कुल सेंटर में रख देते हैं, जैसे इस वीडियो में बिल्कुल सेंटर में बैठा हूं जो कि सेफ है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं है। बट ये वीडियो में कोई सिनेमैटिक वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली बात करने के लिए बिल्कुल सेंटर में रखा ताकि मेरी अथॉरिटी सेट हो, ताकि हालांकि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूं। लेकिन वहीं अगर आप कॉम्पोजिशन के रूल्स को अप्लाई करो अपनी वीडियो में तो आपके फ्रेम्स बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिखेंगे। अब कॉम्पोजिशन का सबसे पहला रूल है रूल ऑफ थर्ड्स। अब इसके बारे में आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। बेसिकली इसमें आपका फ्रेम में 9 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इन 4 लाइंस के थ्रू, जिससे कि फ्रेम में 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बनते हैं। अब बजाय अपने सब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस करने के आप इनमें से किसी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अपने सब्जेक्ट को रख सकते हो एंड वो देखने में ज्यादा प्लीजिंग लगेगा। नेक्स्ट रूल इज लीडिंग लाइंस। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपना फ्रेम बनाते हो आपको ऐसी लाइंस ढूंढनी है जो आपके सब्जेक्ट की तरफ व्यूअर्स को लीड करे। जैसे मेरे इस फ्रेम में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये लाइन ऐसे लीड कर रही है और यहाँ से ये पर्दों की लाइन ऐसे लीड कर रही है एंड मैं बिल्कुल सेंटर में बैठा। अब ऐसी कॉम्पोजिशन हमारे आसपास हर कहीं होती है, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देते। जैसे आपकी रोड है तो रोड के भी 2 एंड्स ना बिल्कुल सेंटर में जा रहे होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड हो तो ऑटोमेटिकली व्यूअर की आंखें उस तरफ ही जाएंगी। नेक्स्ट रूल है कॉम्पोजिशन का डेप्थ एंड लेयर। अब नॉर्मली हर वीडियो आपको कैसे दिखती है, एक सब्जेक्ट है एंड एक बैकग्राउंड है, इन दोनों के बीच में बस सेपरेशन है। बट अगर आपको अपनी वीडियो को और सिनेमैटिक बनाना है तो आपको अपनी वीडियो में ना एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, व्हिच इज फोरग्राउंड। जैसे अगर आपको इस फ्रेम में एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे इस फ्रेम में जस्ट मैं दिख रहा हूं एंड बैकग्राउंड दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं आगे 2 बुक्स रखूंगा
तो अब फ्रेम थोड़ा और सिनेमैटिक लग रहा है क्योंकि आगे और फोरग्राउंड एलिमेंट ऐड हो गया। इससे नॉर्मल व्यूअर्स को ना डेप्थ और ज्यादा समझ आ रही है कि कैमरा के सबसे पास ये बुक्स रखी है, फिर मैं दिख रहा हूँ एंड फिर मेरे से भी दूर एक बैकग्राउंड है। अब ये टेक्निक बहुत ही इजीली आपको किसी नॉर्मल शॉट में भी डेप्थ डाल सकती है। जो भी आप शॉट ले रहे हो जस्ट उसके आगे कैमरा के पास कोई ना कोई चीज ऐसे फोरग्राउंड में रख दो, उससे आपका पूरा ही शॉट ना बहुत सिनेमैटिक लगता है। अब देखो मोस्टली लोगों को ये रहता है कि जितना महंगा कैमरा उतनी अच्छी वीडियो बनेगी, पर ये चीज लोगों को पता ही नहीं है कैमरा चाहे कोई सा भी हो उसका प्राइस बढ़ने से वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ जाती, बस कैमरा के अंदर थोड़े बहुत फीचर्स बढ़ते रहते हैं। एक्चुअल क्वालिटी का डिफरेंस आपको कैमरा नहीं बल्कि फोकल लेंथ स्विच करने फील होगा, मतलब लेंस। अब फोकल लेंथ को आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हो, हमारे फोन में जैसे 0.5 होता है, फिर 1x 2x 5x 10x 100x होता है, तो ये बेसिकली फोकल लेंथ ही है। जितना छोटा आपका नंबर होगा उतनी छोटी आपकी फोकल लेंथ होगी एंड उतना ही वाइड आपका फ्रेम कैप्चर होगा। लेकिन जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा आपकी फोकल लेंथ भी बढ़ेगी एंड आपका फ्रेम भी और टाइट हो जाएगा। जैसे अगर हमें किसी वीडियो में इन्वायरमेंट दिखाना है तो हम एक वाइड फोकल लेंथ यूज करेंगे, जैसे 16mm या फिर 24mm, या फिर अगर हम किसी सब्जेक्ट का फुल बॉडी शॉट ले रहे हैं तो वहां पे हम 35mm की फोकल लेंथ यूज करते हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट ने ऐसे डिस्टॉर्टेड फील ना हो एंड बिल्कुल नेचुरल लगे, क्योंकि 35mm में बहुत ही नेचुरल फोकल लेंथ होती है। इसके बाद 50mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जो हर जगह फिट हो जाती है, क्योंकि उससे आपको सब्जेक्ट शूट करना हो या फिर किसी प्रोडक्ट को दिखाना हो हर चीज बहुत ही ईजी हो जाती है। और 50mm की फोकल लेंथ पे जो शॉट्स आते हैं ना वो बिल्कुल जैसे हमें अपनी नेचुरल आई से दिखता है वैसा ही दिखता है, इसलिए 50mm का कोई भी शॉट देखने में बहुत ही रियल सा लगता है। इवन मैं भी मोस्टली शॉट्स अपने 50mm पे ही लेता हूँ एंड सारी यूट्यूब वीडियोस भी 50 पे ही शूट होती है। हाँ, अगर कभी कभी मुझे बहुत ही डिटेल्ड किसी चीज का शॉट लेना है तब मैं 50mm से ऊपर जाता हूँ, जैसे 100mm या फिर 135mm, स्पेशली जब आपको किसी कैरेक्टर के फेस के इमोशंस दिखाने हो, क्योंकि इतनी बड़ी फोकल लेंथ पे आपकी छोटी सी मूवमेंट भी दिखती है। तो मान लो आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा सैड है, उसकी आईज मूव कर रही है या फिर लिप्स हल्के से मूव कर रहे हैं, तो वो बड़ी फोकल लेंथ ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ऐसे ही आपको अपने सीन के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ चूज करनी है। जैसे मान लो मुझे अपने चश्मे का एक क्लोजअप शॉट लेना है, प्रोडक्ट शॉट लेना है इस चश्मे का, एंड मैं इसका अगर वाइड एंगल पे लूंगा 16mm पे तो बहुत ही बुरा दिखेगा। लेकिन वहीं अगर मैं 50mm या फिर 100mm पे इसको शूट करूंगा तो पूरा ध्यान इस चश्मे पे ही जाएगा एंड देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब अगर आपके पास लेंसेज नहीं भी आप फोन से शूट करते हो तब भी आपको ये चीज वहां पे काम आएगी। अब देखो यही बेसिक सी 4-5 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका विजन ऐसे सिनेमैटिक हो पाए और आप नॉर्मल सी जगह को भी ऐसे सिनेमैटिक नजर से देख पाओ। सो मैंने आपको ये सब कुछ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट पढ़ता हूं। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।